दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो दूसरे ही दिन यानी 25 फरवरी को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने रिपोर्ट को रोककर संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आखिर इस कैग रिपोर्ट में क्या कहा गया है? क्या यह रिपोर्ट केजरीवाल के लिए नई मुसीबत और इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। दरअसल 25 फरवरी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विधानसभा में 208 पेज की कैग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 2017 से 2021 तक दिल्ली की शराब पॉलिसी से हुए नुकसान का खुलासा किया गया। रिपोर्ट में 2017 से 2022 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई थी और फिर 2021-2022 की दिल्ली की आबकारी नीति की भी समीक्षा की गई है। अब रिपोर्ट के मुताबिक नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002.68 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तब के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। आम आदमी पार्टी की सरकार की शराब नीति कमजोर थी और शराब के लाइसेंस देने की प्रक्रिया में गड़बड़ी भी हुई थी। इसी आधार पर कैग रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें सामने आई हैं। इन 10 बातों में है जैसे कि अब शराब बनाने वाली कंपनियों और रिटेल सेलर्स यानी दुकानदारों को भी थोक बिक्री के लाइसेंस दिए गए, जबकि 2010 के दिल्ली एक्साइज रूल्स के तहत शराब बनाने वाले या रिटेलर्स को अधिक थोक बिक्री के लाइसेंस नहीं दिए जा सकते थे। दूसरा था जिससे नई शराब नीति के तहत शराब विक्रेताओं का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% हो गया। सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि लाइसेंस फीस बढ़ाने और शराब की क्वालिटी चेकिंग पर खर्च के चलते ऐसा हुआ, क्योंकि क्वालिटी चेकिंग के लिए शराब के हर वेयर हाउस में सरकार द्वारा अप्रूव्ड लैब बनाई जानी थी, लेकिन ऐसी कोई लैब कभी बनी ही नहीं। अब नियम के मुताबिक पिछले 3 सालों में 150 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से टर्नओवर करने वाले शराब दुकानदारों को ही लाइसेंस दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले 3 साल में बहुत कम या जीरो कमाई करने वाले दुकानदारों को भी लाइसेंस दिया गया था। वहीं पुरानी शराब नीति के तहत एक व्यक्ति 2 ही दुकानें खोल सकता था, लेकिन नई नीति में यह लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। इसी तरह कुल 849 शराब की दुकानों के लाइसेंस सिर्फ 22 लोगों को दे दिए गए थे। इसके अलावा शराब बनाने वाली कंपनी को सिर्फ एक थोक विक्रेता के साथ टाई अप करने की इजाजत थी, लेकिन सरकार ने कुल 367 कंपनियों में से किसी एक को ज्यादा थोक विक्रेताओं से टाई अप करने की अनुमति दे दी। इससे 3 थोक विक्रेता जैसे कि इंडो स्पिरिट, महादेव लीकर्स और ब्रिंडको का कुल शराब की 71% सप्लाई पर कब्जा हो गया था। इससे शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और कस्टमर के पास सस्ती शराब खरीदने के ऑप्शन खत्म होते चले गए थे। वहीं एक्साइज डिपार्टमेंट ने आबादी वाले इलाकों में भी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। एमसीडी में 2002 की शुरुआत में ऐसी 4 अवैध शराब की दुकानों को सील कर दिया था। साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने L1 यानी कि थोक लाइसेंस धारक कंपनियों को शराब की मनमानी कीमत तय करने की भी छूट दी। इससे शराब की कीमतों में हेरफेर भी काफी हुआ। वहीं दिल्ली सरकार ने शराब की क्वालिटी चेक किए बिना लाइसेंस दे दिए। कई टेस्ट NABL अप्रूव्ड लैब से नहीं हुए। इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS और FSSAI की गाइडलाइन का भी उल्लंघन हुआ। वहीं 51% विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो बहुत पुरानी थी या थी ही नहीं। साथ ही शराब में हानिकारक भारी धातुओं और मिथाइल अल्कोहल जैसे हानिकारक केमिकल्स की जांच भी ठीक तरीके से नहीं की गई थी। ये सब इस कैग रिपोर्ट के अंदर शामिल है। इसके अलावा एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने शराब की तस्करी रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। जब्त की गई शराब में 65% देसी शराब थी। इसके बावजूद नकली शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले एक्साइज एडहेसिव लेबल्स यानी कि होलोग्राफ उचित तरीके से नहीं लगाए गए थे। इससे शराब की सप्लाई चेन में फ्रॉड और ज्यादा बढ़ने की संभावना हो गई थी और बढ़ा भी था। तो अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ आई इस कैग रिपोर्ट में बीजेपी को क्या फायदा होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वो दिल्ली की जनता को काम करके दिखाने का वादा करके सत्ता में आई थी। अब आम आदमी पार्टी की हार के बाद बीजेपी अपनी जीत को पूरी तरह से स्थापित करना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में 42% वोट है और बीजेपी जानती है कि आम आदमी पार्टी ही उसकी टक्कर है, इसलिए बीजेपी उसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है।
अब जैसा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में दिल्ली में मेयर का चुनाव है, इससे पहले ही आम आदमी पार्टी के कई पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही होने लगा है। भगवंत मान को घेरा जा रहा है। हो सकता है इस कैग रिपोर्ट के आने के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ लोग फिर से जेल भी चले जाएं। तो मतलब क्या अरविंद केजरीवाल भी दोबारा जेल जा सकते हैं? देखिए, जैसा कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया था, तब जजों ने रिपोर्ट पेश करने में विफल होने पर केजरीवाल सरकार की आलोचना की थी। अब कैग रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय केजरीवाल सरकार की कथित गड़बड़ियों की जांच एंटी करप्शन ब्रांच या सीबीआई से कराने के लिए आदेश जारी कर सकती है। और जांच के दौरान केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों और अफसरों के बयान भी दर्ज होंगे। उनके आधार पर चार्जशीट दायर की जा सकती है। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल और जिनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, उन्हें अब कैग रिपोर्ट के आधार पर दोबारा गिरफ्तार करना कानूनन तो उचित नहीं है, लेकिन कैग रिपोर्ट में दर्ज सबूतों के आधार पर मामले में आरोपियों को सजा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये कैग क्या है और इसकी रिपोर्ट होती क्या है? देखिए, संविधान में सरकारी खर्च का लेखा जोखा और उसकी निगरानी के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान है। इसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज यानी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा कहते हैं। इसके मुखिया भारतीय नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG कहते हैं। अब संविधान के आर्टिकल 148 के तहत CAG को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह ही पद पर नियुक्त किया जाता है और हटाया जा सकता है। आर्टिकल 149, 150 और 151 में कैग के काम और उसकी शक्तियों के बारे में जिक्र है। कैग सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के जरिए संसद या विधानसभा के पटल पर रखती है। इस ऑडिट के जरिए कैग सरकारी विभागों के कामकाज और उनके खर्च पर लगातार अपनी निगरानी बनाए रखती है। तो क्या कैग की यह रिपोर्ट आखिरी है या आम आदमी पार्टी के खिलाफ और भी कैग रिपोर्ट्स आना बाकी है? तो जवाब है नहीं। शराब नीति के अलावा तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 13 अन्य कैग रिपोर्ट्स आना बाकी है। ये 2020 से और 2023 के बीच की है, जैसे कि स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, रेवेन्यू इकोनॉमिक, सोशल जनरल सेक्टर और PSU रिपोर्ट, दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शांति की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट्स रिपोर्ट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट्स रिपोर्ट, स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स रिपोर्ट, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के मैनेजमेंट पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, और दिल्ली परिवहन निगम की वर्किंग की ऑडिट रिपोर्ट और दिल्ली परिवहन निगम की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। ये वो सभी रिपोर्ट्स है कैग की जो अभी आनी बाकी है। तो ये कहा जा सकता है कि केवल एक रिपोर्ट से ही आम आदमी पार्टी अगर इतने बैकफुट पर है, तो आने वाली रिपोर्ट्स के बाद के हालात क्या होंगे, हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता है। तो ये था आज का पॉलिटिकल पंचनामा, जिसमें जिक्र था लगातार सवालों के घेरे में रही आम आदमी पार्टी की शराब नीति और हाल फिलहाल में आई उसके अगेंस्ट में कैग की रिपोर्ट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।